डन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। मिथिलांचल के लिए आज खुशियों का दिन है। आज से दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो की उड़ान की शुरुआत हो रही है। हैदराबाद से आने वाले विमान की 12:15 पर दरभंगा में लैंडिंग होगी, जो 12:45 पर हैदराबाद के लिए उड़ान भरेगा। कोलकाता से दरभंगा के लिए इंडिगो की उड़ान दोपहर 13:10 पर होगी, जिसकी लैंडिंग दरभंगा में दोपहर 14:25 पर होगी। इंडिगो की एंट्री के बाद अब प्रतिदिन 10 विमान दरभंगा से उड़ान भरेंगे। और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इंडिगो का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है कि इंडिगो एयरलाइंस का मिथिला में स्वागत है। हमें खुशी है कि आज यानी 5 जुलाई से इंडिगो की सेवा भी प्रतिदिन कोलकाता और हैदराबाद से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए शुरू हो रही है। आज इसकी उद्घाटन उड़ान से कोलकाता से दरभंगा पहुंच रहा हूं। अगली खबर का रुख करते हैं। आज एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती है। इस मौके पर एलजेपी के दोनों गुटों की ओर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी जोरों पर है। एक ओर जहां एलजेपी प्रदेश कार्यालय में पशुपति कुमार पारस श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। पटना में एलजेपी कार्यालय का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। आज रामविलास पासवान के जयंती के मौके पर लोजपा के तरफ से बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देखिए, हम लोजपा के प्रदेश कार्यालय में मौजूद है और यहाँ पर पशुपति पारस गुट के तरफ से पूरी तैयारी है। आप देखिए, यहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ता आएंगे, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुँचेंगे और श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। उसमें सभी कार्यकर्ता और नेता शरीक होंगे। एक तरफ पशुपति कुमार पारस के तरफ से बड़ी तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो चिराग पासवान है उनके तरफ से भी आज आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। हम एक बार आपको लोजपा कार्यालय के अंदर भी ले चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं किस तरह से यहाँ पर भी तैयारी चल रही है। देखिए, यहाँ पर फूल लगाया जा रहा है, जो मुख्य द्वार है जहाँ से एंट्री होती है लोजपा प्रदेश कार्यालय में। यहाँ देखिए, पूरी तरह से सजाया गया है। जो लोजपा का प्रदेश कार्यालय है उसको यहाँ पर सजा दिया गया है और अंदर जो लोजपा का प्रदेश कार्यालय है उसके अंदर की ये तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, सभी तरह की तैयारी है। यहाँ पर मंच बनाया जा रहा है, साथ ही साथ चूँकि श्रद्धांजलि सभा है तो ऐसे में यहाँ पर रामविलास पासवान जी की तस्वीर होगी और तस्वीर पर यहाँ पर सभी नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो पूरी तैयारी है। पूरा का पूरा जो लोजपा का प्रदेश कार्यालय है वो सजा दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि हजारों की संख्या में जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं वो आज शामिल होंगे। एक तरह से इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां चिराग पासवान आज आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं पशुपति पारस पार्टी के प्रदेश कार्यालय से अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। आज आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस है। आरजेडी इस कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी में है। रजत जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे। वो कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और नेताओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर आरजेडी कार्यालय में पूरी तैयारी हो चुकी है। पार्टी कार्यालय को शानदार तरीके से सजाया गया है, वहीं तोरण द्वार भी बनाया गया है। आज आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस है, उसे लेकर आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में पूरी तैयारी है। आप देखिए, यहाँ पर रजत जयंती के तौर पर आरजेडी चूंकि 25 साल स्थापना के पूरे हो गए हैं, तो रजत जयंती आरजेडी आज मना रही है और इसे लेकर कई कार्यक्रम यहाँ पर पटना जो प्रदेश कार्यालय है आरजेडी का वहाँ पर मनाया जा रहा है। आज 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यहीं पर सभी नेता जुटेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम 10 बजे रखा गया है। उसके बाद 10:50 से यहाँ पर रामविलास पासवान की चूँकि आज जयंती है तो उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। वो कार्यक्रम आरजेडी के तरफ से रखा गया है और उसके बाद लालू यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो 11 बजे यहाँ पर समारोह का उद्घाटन करेंगे। वो हालांकि वो वर्चुअल तरीके से
इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में है वो, और दिल्ली से ही यहाँ पर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा, जिसमें तेजस्वी यादव का भाषण होगा, पार्टी के तमाम नेताओं का भाषण होगा। और उसके बाद जो 1:20 में फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का जो संबोधन है वो यहाँ पर होगा। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज आरजेडी के तरफ से मनाया जा रहा है, और उसे लेकर देखिए आप किस तरह से पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि पहली बार जो बड़ा कार्यक्रम आरजेडी एक ऐसा मना रहा है जिसमें खुद लालू यादव वर्चुअल तरीके से मौजूद होंगे, उनका संबोधन होगा। तो इसकी तैयारी है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जुटेंगे, और ऐसे में पूरी तैयारी रखी गई है। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं, और उसके अलावा पार्टी कार्यालय को भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर चूंकि स्थापना दिवस के 25 साल पूरे हो रहे हैं, रजत जयंती है आरजेडी के स्थापना का, तो ऐसे में पार्टी इसे यादगार तौर पर मनाने की तैयारी में है, और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो पूरी तैयारी है वो की गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कहा कि लालू यादव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उत्साह बहुत है। हम देख रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, और हर जगह, कोई पटना में ही केंद्रित नहीं है, ये भी केंद्रित ढंग से मनाया जा रहा है। और हर जिले में, प्रखंड में लोग जो है ऑनलाइन इससे जुड़ने का जुगाड़ जो है बैठाए हुए हैं। कोई इनके दरवाजे पर, कोई उनके दरवाजे पर, कोई दफ्तर में, और सब लोग देखना और सुनना चाहते हैं। लंबे समय से लालू जी गैरहाजिर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी तरह तरह की भ्रांति जो है पैदा होती रहती है। इन सब की वजह से उत्सुकता है। और इधर जयंती पर पीएम मोदी ने रामविलास पासवान को याद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि आज मेरे मित्र स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है। मुझे उनकी उपस्थिति की बहुत याद आती है। वो भारत के सबसे अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे। जन सेवा और दलितों को सशक्त बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 युवकों का शव मिला है। सिंटू और रोशन पासवान का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। खानपुर के नत्थू द्वार के पास इन दोनों का शव मिला है, और 2 युवकों का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है। सिंटू और रोशन पासवान का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बेगूसराय में सवारी से भरी एक ऑटो रिक्शा पानी से भरे गड्ढे में पलट गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि 3 लोगों को लेकर ई रिक्शा बस स्टैंड की ओर जा रही थी। इसी दौरान सड़क पर चढ़ाई के वक्त ई रिक्शा का ब्रेक फेल हो गया और ऑटो रिक्शा पीछे की ओर सरकते हुए सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने सभी सवारियों को गड्ढे से बाहर निकाला। हादसे में ई रिक्शा का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में जेसीबी की मदद से ई रिक्शा को पानी से निकाला गया। ये हमारा 1 वे दिया हुआ है, और जब से एनएच बना है इसका ढाल हो गया अल्टर। गाड़ी लोड में खींचता नहीं है, गाड़ी बैक हो जाता। ड्राइवर का ब्रेक फेल हुआ, सवारी सहित गड्ढा में चला गया। ड्राइवर जो घायल हो गया उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। सवारी भी घायल हुआ है, सवारी भी अपने स्तर से गया होगा कहीं पर। अररिया के सिकटी प्रखंड में नूना नदी का पानी तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी और मवेशियों की जान बचाने के लिए ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित पड़ड़िया पंचायत है, जहां सालगुड़ी, कचना, खोरागाछ, ओलाबारी और कठवा गांव की स्थिति खराब होती जा रही है। 4 दिनों से लगातार यहां पर बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का हाल जानने के लिए कोई भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे। अभी हम सिकटी के परड़िया पंचायत के इलाके में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह सालगुड़ी का जो यह गांव है, वार्ड नंबर 6 बताया जाता है,
और हम बता दें कि इस पंचायत में जो नूना नदी ने कहर बरपाया है, जो पानी पीने के लिए सरकार द्वारा जो नल जल योजना है, वो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर वो जो पानी देना था जिस नल को, वो खुद डूब चुका है। और दूसरी तस्वीर हम दिखलाना चाहें कि यह सालगुड़ी गांव का जो है, यह एक घर है जिसका एक रसोई घर है यहाँ पे। और ये रसोई घर में जो है बिल्कुल जो है पानी जो है लबालब हो चुका है, डूब चुका है। बाढ़ ने यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दिया है, लेकिन जो ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। कि 4 दिन से हम लोग यहाँ पर भूखा है, हम लोग को ऊपर से कुछ भी देखने के लिए नहीं आता है। और कहीं हम लोग का मतलब कल जो है ट्यूबवेल वो भी डूब गया है, और हम लोग दाना पानी के लिए तरसते हैं। छोटा छोटा बच्चा हम लोग का खाना के लिए तरफ रहा है। तो पर आपने देखा कि सिकटी प्रखंड का जो यह परड़िया सालगुड़ी गांव है, यहाँ पर नूना नदी की तेज धारा ने यहाँ के लोगों के जीवन पर एक तरीके से ब्रेक लगा दिया है। लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर जो लोग हैं, उनकी सुधि लेने तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 सालगुड़ी अररिया। तो नेपाल बॉर्डर इलाके के सालगुड़ी वार्ड नंबर 6 का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सतीश मिश्रा ने, और बाढ़ प्रभावित लोगों से उनकी समस्या जानी है। और उसके बाद अगली खबर बगहा से है, जहां रामनगर में मसान नदी तबाही मचा रही है। बाढ़ के पानी में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब चुकी है, तो नदी के कटाव की चपेट में कई भवन आ गए हैं। नदी के कटाव के चलते लोग अपने घरों को तोड़ रहे हैं और सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कटाव रोकने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कटाव रोकने के लिए की गई बांस की पाइलिंग नदी में बह गई, तो अब बालू से भरे एनसी बैग कटाव वाली जगहों पर डाले जा रहे हैं। सरकार की तरफ से मदद मतलब नहीं है। सरकार के तरफ से मदद ये बा, ओकर लागत बोरा भरा था, सब काट ले जाता, वो ऊपर कर देता, नदी और ये नहीं आ जाता। आपका नाम? अफरोज आलम, घर शेरवा दौरा। यहाँ है घर कितना टूट के इधर उधर चला गया। ये भी है अरमान अंसारी का घर है, ये भी काट के जा रहा है, नदी में पड़ने जा रहा है। अब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर बोरा पहले लग रहा है, सब दौड़ जा रहा है। बगहा के कई इलाकों में मसान और सिकरहना नदी का कहर जारी है। आज भी कई गांवों का सड़क संपर्क मुख्यालयों से टूटा हुआ है, वहां तक पहुंचने के लिए नाव ही सहारा है। नेशनल हाईवे 727 के आसपास करीब दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांव से शहर की तरफ जाने वाले रास्ते बिल्कुल कट चुके हैं। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी है। दवा से लेकर रोजमर्रा की चीजों के लिए इन गांवों के लोगों को परसौनी चौक जाना पड़ता है। वहां तक जाने के लिए रास्ता बंद हो चुका है। लोग आने जाने के लिए छोटी नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। लेके भगनी जाम सारा धान दो मार दो और तो क्यों अधिकारी आई रहे? हमारे गांव का स्थिति बहुत खराब है सर। यहाँ पर कोई भी आदमी देखने नहीं आया। यहाँ से हम लोग को 6 किलोमीटर परसौनी चौक पर गाड़ी पकड़ने के लिए जाना पड़ता था। नाव से रात बिरात कोई का बीमारी हो जाता है तो कोई नाव रात में हेल्प पार नहीं कर पाता है। रात में पानी आई, उठनी से नहीं भाई अचानक दिखने से पानी बढ़े लागल, ढेर डाँड़ भर पानी भर के उतर लैका लेके भाग गई सन। घर द्वार 1 घंटा के बाद लागल ढह है, बेरी गिर गई, घर गिर गई, दह गई, के उतर भाग के जान बचौनी सन। पूर्णिया के तालाबाड़ी में स्कूल की बिल्डिंग कनकोई नदी में समा गई। स्कूल के आसपास काफी दिनों से कटाव हो रहा था। स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से स्कूल को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और आखिरकार स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा कटकर नदी में समा गया। ये चला गया, ध्वस्त हो गया, क्या होगा? ये चला गया, ध्वस्त हो गया। तो बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जिंदगी मुहाल हो चुकी है। कहीं कटाव के कारण घर नदी में समा रहे हैं, तो कहीं जल जमाव से जिंदगी बेदम है। देखिए ये रिपोर्ट।
सैलाब की सितम की ये तस्वीरें रक्सौल की है, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मोहल्ले पानी में डूबे हुए हैं। नगर परिषद जाने के लिए पार्षद को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। सरिसवा नदी के उफान पर होने के कारण शहर के आधा दर्जन वार्ड में 4 से 5 फीट पानी भरा है। बेतिया में लगातार हो रही बारिश से परेशानी बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मी तंबू में ड्यूटी करने को मजबूर है। स्टेशन अधीक्षक ऑफिस से लेकर स्टेशन मास्टर कार्यालय तक के छत से पानी टपक रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के पूर्वी प्रखंड में भी बाढ़ तबाही मचा रही है। पानी की तेज धार में इंटहर पंचायत के सामोरा गांव में बने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक हिस्सा धराशायी हो गया। यदि मुख्य मार्ग जो हमारा है एक गांव से दूसरे गांव जाने का, वो प्लस किसी कारण से चलिए प्रकृति से को हम लोग जो है सो प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, किसी कारण से वो मुख्य मार्ग भी टूट जाता है और उसके बाद भी जो उसका दूसरा रास्ता है उसको यदि नहीं मिला, हाँ, तो अभी तो हॉस्पिटल गिरा है सर, साथ में आंगनबाड़ी है, बगल में स्कूल है। अगर इस तरह का रहा तो कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ गिर सकता है, आंगनबाड़ी भी गिर सकता है, स्कूल भी गिर सकता है। अररिया के सिकटी प्रखंड के पड़रिया गांव में नूना नदी तबाही मचा रही है। पड़रिया पंचायत के सालगुड़ी में सड़क पर कमर भर पानी बह रहा है। लोग अपनी जान मुश्किल में डालकर पानी की तेज धार को पार करने को मजबूर हैं। सुपौल के निर्मली में तिलयुगा नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। जल जमाव से लोग परेशान हैं। सड़कें झील में तब्दील होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। अभी पानी भर गया है, पूरे हम भरा हुआ है, बेकार है, जाने आने में बहुत। घर में पानी है, फिर खाना वगैरह कहाँ पका रहे हैं? क्या करेंगे, ऐसे रहते हैं भूखे, कभी काल ऐसे चूड़े तुरे ला के खा लेते हैं। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल के बाद अब झंझारपुर अनुमंडल में भी कमला नदी पूरे उफान पर बह रही है। बाढ़ की आशंका को लेकर तटबंध के अंदर बसे परिवार घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा, दरभंगा से विपिन कुमार दास, अररिया से सतीश कुमार मिश्रा, सुपौल से अमित कुमार झा के साथ मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। और इधर गोपालगंज में गंडक में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 2 एक ही परिवार के हैं। हादसा बरौली थाना क्षेत्र के बतरदे गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि तीनों नहाने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान गंडक की तेज धार में बह गए। एनडीआरएफ और मछुआरों की मदद से तीनों का शव बाहर निकाला गया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। अगली खबर का रुख करते हैं। दरभंगा पार्सल बॉम्ब ब्लास्ट मामले की हर रोज परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। अब तक एनआईए की गिरफ्त में 4 आतंकी आ चुके हैं। इनमें से 3 आरोपियों को एनआईए के रिमांड पर भेजा गया है। शनिवार को इमरान और नासिर को एनआईए दिल्ली लेकर गई। वहीं तीसरे आरोपी कफील को रविवार को एनआईए की टीम दिल्ली लेकर गई। हालांकि मास्टरमाइंड सलीम को बीमार होने के कारण बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आंखों पर चश्मा, हल्की दाढ़ी, चेहरे पर सफेद मास्क, हाथ में झोला और पैंट टी शर्ट पहना ये शख्स दिखने में भले ही साधारण दिख रहा हो, लेकिन साधारण सा दिखने वाला यही वो कफील है जिसने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश रची थी। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में यूपी के कैराना से गिरफ्तार कफील को एनआईए की टीम ने रिमांड पर ले लिया है। 6 दिनों की रिमांड मिलने के बाद एटीएस जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए की टीम कफील को लेकर एटीएस दफ्तर पहुंची। इसके बाद उसे पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां से फ्लाइट से उसे दिल्ली ले जाया गया। कफील का जो है रिमांड मिला। देख सकते हैं कि एनआईए के जो अधिकारी हैं
एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच जो है कफील को लेकर के दिल्ली जा रहे हैं। अब कफील से जो पूछताछ है वो दिल्ली में होगी। और इससे पहले अगर हम बात इमरान की कर ले या फिर हम बात जो है दूसरे आतंकी की बात कर ले जो संदिग्ध था जिसकी गिरफ्तारी यहाँ से हुई थी, और इन दोनों को कल एनआईए की टीम जो है इसी तरीके से, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कफील को लेकर के एनआईए के अधिकारी जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, ठीक इसी तरह से एनआईए के अधिकारी जो हैं वो एटीएस के कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर के दिल्ली रवाना हुए थे। कफील से जो है वो पूछताछ होगी, कड़ी पूछताछ होगी, और एनआईए के अधिकारी जो है वो एनआईए मुख्यालय में ले जाकर के पूछताछ करेंगे। हालांकि कफील के साथ गिरफ्तार किए गए पूरी साजिश का मास्टरमाइंड सलीम की रिमांड बीमार होने के कारण नहीं मिली और सलीम को बेऊर जेल में ही रखा गया है। कफील से पहले एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों इमरान और नासिर को भी दिल्ली ले गई है, जहां उससे एनआईए मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अब तक जो बड़े खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक आतंकी नासिर ने ऑनलाइन बम बनाना सीखा था। इकबाल काना ने उसे बम बनाने की तालीम दी थी। इकबाल ने नासिर को दोनों केमिकल के बीच पेपर रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने दोनों केमिकल के बीच हार्डबोर्ड लगा दिया। हार्डबोर्ड के चलते दोनों केमिकल नहीं मिल पाए। रामागुंडम और काजीपेट के बीच धमाका करना था। दोनों केमिकल नहीं मिलने के कारण धमाका नहीं हो सका, लेकिन जब पार्सल को जंक्शन पर फेंका गया तब ये बम फट गया। हालांकि अभी भी कई सवाल हैं जिसके जवाब एनआईए को रिमांड के दौरान आरोपियों से तलाशना है, जिससे साजिश की हर परत खुल सके। मसलन सिकंदराबाद से कितने पार्सल कहां-कहां भेजे गए, देश में इस तरह के आतंक के कितने मॉड्यूल हैं, दरभंगा के अलावे ब्लास्ट की कहां-कहां साजिश रची गई, आतंकियों के और कितने साथी साजिश में शामिल थे, इससे पहले कौन कौन से आतंकी साजिश में शामिल थे, पाकिस्तान में आतंकियों के और कितने आका हैं। पटना से संजय कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।